हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी क्लास 12th के फाइनल एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 सेट ABC मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ और आज मैं सेट D स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर मेरे लेक्चर आपको थोड़े भी बेनिफिशियल रहे हों अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, तो आपसे सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई आप शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। आपके जूनियर्स को भी इनका लिंक भेजो। चलिए अब हम सेट डी का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सभी इंस्ट्रक्शंस आपने अपने पेपर में देख ली होंगी। ये मेन इंस्ट्रक्शन है हमारी की सारी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि 4 सेक्शन है ABCD। फर्स्ट में ए में 16 क्वेश्चन है 1-1 नंबर के, दूसरे में 10 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, तीसरे में 5 क्वेश्चन है 4-4 नंबर के और चौथे में 4 क्वेश्चन है 6-6 मार्क्स के। और यहाँ से हमारा सेक्शन नंबर A स्टार्ट होता है। तो ये सेक्शन नंबर A का फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश में, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। fx = x की पावर 4 है और FR फंक्शन है, तो 1/1 into के बारे में बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि रियल टू रियल है। अब एक छोटा सा बस एग्जाम्पल लेंगे कि 0 1 2 3 बीच में बहुत सारे रियल्स हैं जो मैंने छोड़ दिए हैं। मैंने तो सिर्फ ये लिया है आपका कि भाई केवल क्या लिया है, इंटीग्रल वैल्यूज़ ली हैं, बीच की तो मैं छोड़ ही चुकी हूँ। भाई अब 0 की इमेज निकालोगे तो 0 आएगी, 1 की इमेज निकालो 1 की पावर 4 और -1 की इमेज निकालो तो भी 1 आएगी। सुनना मेरी बात ध्यान से, -1 की पावर 4 और +1 की पावर 4 दोनों 1 होती हैं। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर 4 करोगे इमेज पॉजिटिव आएगी। तो जो रेंज आएगी ना वो सारी की सारी, मेरी बात ध्यान से सुनना, रेंज पूरी की पूरी पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे और पॉजिटिव रियल नंबर्स रियल का सबसेट होते हैं। फंक्शन R से R पे है, जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है और 1-1 तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है। तो हम कहेंगे मैनी 1 इंटू, लेकिन मैनी 1 इंटू का ऑप्शन नहीं है, तो नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। समझ आया। अब हम चलते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2 की प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ राइट कर दी है, टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। टेंजेंट की वैल्यू √3 होती है 60 पे, 60 का मतलब π/3। इसको अलग से कर लो। सीकेंट इनवर्स -2 को थीटा ले लिया तो सीकेंट थीटा हो गया -2। सीकेंट की वैल्यू -2 कितने पे होती है, कॉस की वैल्यू देखो, कॉस की वैल्यू 60 पे होती है 1/2, तो सीकेंट की वैल्यू भी 60 पे हो जाएगी। तो माइनस तो बाहर आ जाएगा और 60 का मतलब है π/3। अब एक बात का ध्यान रखना कि सीकेंट की जो रेंज होती है 0 to π और माइनस में जो हमारी कॉस की वैल्यू 90 पे होती है, तो खाली 90 इसमें से माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो ये लगाएंगे π - π/3, तो 2π/3 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। तो ये बन जाएगा 2π/3। इसमें से इसको माइनस करोगे आपका आंसर आ रहा है -π/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर A है। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। अब तीसरे पे आ जाओ भाई। A दे रखा है cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ऐसा ही सेट A में था। तो A हमने फाइंड करना है, तो डायरेक्ट हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। A मैं A को यहाँ लिख रही हूँ पेपर में से देखकर, cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसी का ट्रांसपोज ले लो, cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और भाई साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। मल्टीप्लाई करो, देखो cos को cos से करो, cos स्क्वायर अल्फ़ा, और इसको करो प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये बनेगा cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और ये बनेगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसको करोगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, नहीं साइन कॉस और माइनस कोस साइन, मतलब ये 0 बनेगा, ये 1 बनेगा और इसको जब घटाओगे तो 0। तो ये हमारा ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, जो कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर A। समझ में आई ना भाई, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ये 0 यहाँ कर लेना, ये भी आपका 1 आ जाएगा। ये था थर्ड क्वेश्चन। अब आ जाओ फोर्थ पे। ये हमारा डिटर्मिनेंट है, एक बार मैं इसको नोट कर लेती हूँ। ये डिटर्मिनेंट है बेटा जिसको हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो तो 0 आया, फिर यहाँ लोगे तो माइनस का √3 आया, ये कॉलम और ये रो चला गया, तो 0 और +2 और -2, तो ये आएगा। फिर प्लस का 1, ये रो और ये कॉलम गया, -2 √3 -0,
ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2√3 और माइनस का 2√3, तो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स दे रखा है, दिस इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा। इसका शॉर्टकट मैंने हर बच्चे को बता रखा है, एक बार यहाँ पर एक्स की जगह 1 रखो क्योंकि 1 पे देखना है, और एक बार यहाँ, और दोनों वैल्यूज़ को इक्वल कर दो। तो ये हम साथ साथ करते हुए चलते हैं। यहाँ रखो 1, तो लैम्डा इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, और यहाँ 1 रखोगे तो 4 एकम 4 और 1 5, ये बनेगा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 5, और लैम्डा की वैल्यू -5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस इंक्रीज हो रहा है यानी कि dr/dt। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया जब रेडियस 2 है, स्फेरिकल है, ध्यान देना। तो हमें बेटा जी dr/dt दे रखा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सरफेस एरिया हमने स्फीयर का क्या लेना है, 4πr²। डिफ्रेंशिएट कर दो, ds/dt 8πr dr/dt। dr/dt की वैल्यू 1 रखोगे तो ये बन जाएगा 8πr सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और अब यहाँ इसकी जगह हमने 2 और रख देना है, तो 2 रखते ही 2 8 जा 16π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारी वैल्यू आ जाएगी। 7th पे आ जाओ, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट। कर्व नोट कर लेते हैं, ay² इज इक्वल टू x³, और पॉइंट है बेटा am² am³। टेंजेंट का मतलब क्या बताया था मैंने, कुछ नहीं करना, डिफ्रेंशिएशन करनी है। तो 2ay dy/dx इज इक्वल टू 3x²। तो जो dy/dx होता है वो टेंजेंट का स्लोप होता है, तो 3x²/2ay। अब x की जगह तो ये रखना है, यानी am² का स्क्वायर और 2a और am³। खोल लो इसको, देखो ये 3a का स्क्वायर m की पावर 4, 2a का स्क्वायर m³, इससे ये कैंसिल हो गया, m की 4 से m³ कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 3/2m। अब हमें देखना है कि हमें ऑप्शन गिवन है तो 3/2m हमारा ऑप्शन नंबर ए है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है। 2 - 3 cos x sin square x dx की इंटीग्रेशन करनी है। लिख दी मैंने, अलग अलग कर दो। 2 के नीचे साइन स्क्वायर लाओगे तो साइन स्क्वायर ऊपर जाकर कोसिकेंट स्क्वायर बन जाएगा। और 3, मेरी बात सुनना, अब कॉस के नीचे 2 बार साइन स्क्वायर है, तो एक साइन करोगे तो कोटेंजेंट बनेगा, और एक साइन को अलग करोगे तो कोसिकेंट बनेगा। 2 कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोटेंजेंट एक्स, और कोटेंजेंट कोसिकेंट की होती है माइनस कोसिकेंट एक्स। तो ये हो जाएगा प्लस का 3 कोसिकेंट एक्स प्लस सी। तो इसको प्लस को आगे ले लो, 3 कोसिकेंट एक्स, माइनस को पीछे ले लो, 2 कोटेंजेंट एक्स, और प्लस में सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा है भाई ऑप्शन नंबर ये बी। 3 देख लो, 3 कोसिकेंट एक्स माइनस 2 कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। तो ये हो गया बेटा ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। x e⁻² 2x की हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो वही देखो, सभी में ना चारों कोड में एक ही पैटर्न दे रखा है, इसमें आइलेट वाला नियम हमारा लगेगा। तो ये अलजेब्रिक है तो फर्स्ट फंक्शन, और ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट की डिफरेंशिएशन और सेकंड की इंटीग्रेशन। अब ध्यान दो, x e⁻² 2x/2, 1/2 पहले से है, और e⁻² 2x की इंटीग्रेशन करोगे तो e⁻² 2x/2 प्लस c, इसको 4 बना देना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये 10th पे आ जाओ। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो a और b आर्बिट्रेरी हैं, तो दोनों को एलिमिनेट करना है। तो y है a e⁻²x प्लस b e⁻²x। क्वेश्चन नंबर 10, a e⁻²x, b e⁻²x। तो डिफरेंस भाई 2 कांस्टेंट हैं तो 2 बार डिफरेंशिएशन करनी है। एक बार कर दो y डैश, 2 आगे आ जाएगा माइनस 2b e⁻²x। फिर से कर दो, ध्यान देना, 2 आगे 4a e⁻²x माइनस माइनस प्लस 4b
ई की पावर माइनस 2x, 4 बाहर ले लो, ए ई की पावर 2x प्लस बी ई इज टू पावर माइनस 2x। इस टर्म को ध्यान से देखो, ये y है तो यहाँ y आ जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू 4y, y डबल डैश माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, जो कि हमें ऑप्शन तो दे नहीं रखा। अब सॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर y लाइज बिटवीन माइनस 2 and 2 इच। तो ये मैंने यहाँ नोट कर ली, वेरिएबल सेपरेबल है, साफ दिखाई दे रहा है। इसको तो इधर ले आओ, 1/4 माइनस वाई स्क्वेयर का अंडर रूट डी वाई, डी एक्स को उधर ले जाओ, 1 है, इंटीग्रेट कर दो। 1/a² माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, याद करें 1/a² माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट की इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये ध्यान देना, ये बनेगा साइन इनवर्स y, a की जगह 2, y/2 इज इक्वल टू 1 की हो जाएगी x प्लस सी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑप्शंस पे ध्यान दो। ऑप्शन में तो ऐसा इन्वर्स तो कहीं है नहीं, तो इन्वर्स को तो उधर ले जाओ, तो y/2 इन्वर्स उधर जाएगा तो साइन ऑफ x प्लस सी, और 2 को इधर ले जाओ, y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ x प्लस सी, जो कि हमें दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 11। 12 पे आ जाओ। Probability of solving a problem by A and B independently are 1/2 and 1/3. If both try the problem independently, the probability that at least one of them solve the problem is। भाई A प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, B सॉल्व करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। दोनों को प्रॉब्लम दी गई और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि कम से कम एक तो सॉल्व करेगा। अब एक छोटी सी बात है, कोई क्वेश्चन दो बच्चों को दिया गया है, तो या तो वो क्वेश्चन सॉल्व होगा या वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, दो ही बातें होंगी। सुन रहे हो मेरी बात को? अब ये कहता है कि एट लीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व, कम से कम एक तो सॉल्व कर ही रहा है, यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, चाहे तो ए ने करी, बी ने नहीं करी, बी ने करी, ए ने नहीं करी, या दोनों ने करी। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, उसकी बजाय हम अगर इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल दें कि नॉट सॉल्व्ड और 1 में से घटा दें तो ये आ जाएगी। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व्ड क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड। इस लाइन का मतलब है एट लीस्ट 1 विल, सॉल्व तो तभी हुई चाहे ए ने करी चाहे बी ने करी चाहे दोनों ने, कम से कम एक ने तो करी है। तो अब 1 माइनस नॉट सॉल्व्ड का मतलब ना तो ए ने सॉल्व की ना ही बी ने सॉल्व की, और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ये हो जाएगा ए बार और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। अब हमें इनके बार की प्रोबेबिलिटी नहीं पता तो 1 में से घटा दो, ये 1/2 है, ये 1/3 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस ये ना होने की, ठीक है। तो 1/2, 3 में से 1 गया, 2/3, 1 माइनस 1/3, और ये आ जाएगी 4/3। और 4/3 तो मुझे कहीं आपके ऑप्शन में नज़र आ नहीं रही। ये 4/3 नहीं, 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया, भाई 2/3 है। मैं भी कई बार गड़बड़ कर देती हूँ। 2/3 हमारा है ऑप्शन नंबर सी। तो ये था 12वां क्वेश्चन। 13th पे आ जाइए, 13वें पर आ जाइए। देखिए ज़रा, a pair of dice is thrown 4 times. If getting a doublet is considered as success, then find the probability of 2 success. हर सेट में आ रहा है, ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है। n की वैल्यू 4 है, r यानी 2 सक्सेस की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, p हमने मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट है। डबलेट कितने होते हैं? 6 होते हैं 36 में से, तो 6/36 यानी कि 1/6, और क्यू हो जाएगी 5/6। अब ये फॉर्मूला है NCR क्यू की पावर n माइनस आर पी की r। तो r का मतलब 2, NCR 4, C2, क्यू का मतलब है बेटा 5/6, 4 में से 2 गए 2, 1/6 की पावर 2। सॉल्व कर लो। 4C2 का मतलब 6 होता है, ये हो गया 25/36 और 1/36, 6 6 36, 25/216, ठीक है भाई। 25 से कम 25, 25/216 ऑप्शन गिवन नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर
आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। थर्ड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी में से। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 में से 2 निकाले हैं तो नंबर ऑफ एस बदल जाएगा, 52 C2 हो जाएगा। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ एसेज ऑब्टेन्ड, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। इक्को की संख्या का भी मीन निकालना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब भाई मीन निकालना है, ठीक है। तो हम अलग ढंग से ले रहे हैं इस केस को। भाई कुल पत्ते हैं 52, इक्को की प्रोबेबिलिटी, कितने इक्के होते हैं 4, 4/52 यानी कि 1/13। समझ में आ गई बात। अब 2 पत्ते निकाले तो या तो एक भी इक्का नहीं है, या 1 है या 2 है, और इक्के ना होने की प्रोबेबिलिटी 12/13। तो पहले तो इसका वो बना लो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 0, 1 और 2। 0 का मतलब एक भी इक्का नहीं है, यानी दोनों नॉन एस हैं। नॉन एस को मतलब n ले लो, नॉन एस नॉन एस। तो ये हो गया 12/13, 12/13 यानी कि ये हो जाएगी 144/169। एक इक्का है। अब ध्यान देना, पहला इक्का है, दूसरा इक्का नहीं है, या पहला इक्का नहीं है, दूसरा इक्का है, 24/169 आएगा। और दोनों इक्के हैं तो 1/169 आएगा। और जो मीन होता है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, वो होती है सिग्मा PI/XI। तो PI तो ये प्रोबेबिलिटी है, XI ये डाटा है, तो इनकी प्रोडक्ट करो तो ये 0, 24/169 और 2/169। इनको ऐड कर दो, 24 और 2 26/169, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 2/13 आ जाएगा मीन किसका। बहुत जल्दी से करना था ये क्वेश्चन आपने कि नंबर ऑफ एसेस का। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 14 यूनिट्स इन इट्स डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन में 14 यूनिट का वेक्टर निकालना है। तो पहले तो इसकी डायरेक्शन में निकालो यूनिट वेक्टर और उसको फिर 14 से गुणा कर दो। मान लो गिवन वेक्टर है A, तो 2i - 3j + 6k। इसका निकाल दो मैग्नीट्यूड, 4, 9, 36 यानी कि 49 यानी कि 7। अब इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो होगा वेक्टर A बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि 2i - 3j + 6k/7। और ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 14 हो तो 14 से गुणा कर दो। इसको 14 से गुणा करोगे तो ये नीचे 7 से वो 14 जो है कैंसिल हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 j और 2 6 जा 12k। अब इनमें से भाई हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना। 4i - 6j + 12k ये रहा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C आ गया। और अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 16 एक नंबर में। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज 2 प्लेन्स। ये इस प्लेन के डायरेक्शन रेशो है। सुन लो मेरी बात ध्यान से। पहले प्लेन के डायरेक्शन रेशो को अगर मैं वेक्टर B1 से लेती हूँ तो 2i - j + 3k। दूसरा मैं B2 लेती हूँ तो 2i + j - k। मान लो दोनों प्लेन्स के बीच में ना थीटा एंगल है, तो हमें पता है cos थीटा क्या होता है, B1 डॉट B2 बाय mod ऑफ B1 mod ऑफ B2। 4 घटा 1 घटा 3, इसका मैग्नीट्यूड करो 4 + 1 + 9, 4 + 1 + 1। ये तो भाई आ गया 0, 0 बाय समथिंग 0 हो गया। अब जब cos थीटा 0 है तो थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। एक बार फिर देख लीजिए कि 2 - 1 3 और 2 1 - 1, तो 2 2 जा 4 -1 और -3, तो 0 बाय समथिंग cos थीटा 0 आ रहा है, तो थीटा कितने डिग्री का हो जाएगा, 90। तो ये था कंप्लीट सेक्शन A। अब हम सॉल्व करेंगे बेटा सेक्शन नंबर B, जिसमें 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन हैं।
अब स्टार्ट करते हैं बेटा सेक्शन बी 2 मार्क्स क्वेश्चन। 10 क्वेश्चंस हैं। ये दिखने में बहुत बड़ा और भयंकर लग रहा होगा आपको, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एफ एक्स है 3x + 4 / 5x - 7, एफ आर -7 / 5 टू आर -3 / 5 है। मैंने समझाया तब बोला था इस पर गौर मत करना। इसका मतलब क्या है कि x की जगह 7/5 नहीं रख सकते, क्योंकि 7/5 रखोगे नीचे 0 इन्फिनिटी बन जाएगा। ऐसे ही g(x) है 7x / 4 + 5 / 5x - 3, ये जी का डोमेनर, ये जी की रेंज है, तो GOF आपने निकालना था। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं थी। जो बच्चे इसको देख के घबरा गए हैं, देखो भाई एफ एक्स है 3x + 4 / 5x + 7, GX है 7x + 4 / 5x - 3। हमने GOFX निकालना था, जो कि बनेगा G ऑफ एफ एक्स, यानी g के ब्रैकेट में अब एफ एक्स की वैल्यू रखनी है, तो 3x + 4 / 5x + 7 आपके एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। g की वैल्यू इतने पे निकालनी है। अब g की वैल्यू x पे ये है, अगर 100 पे निकालनी हो तो जहाँ जहाँ x था केवल वहाँ 100 रखना था। 50 पे निकालनी होती तो x की जगह 50 रखना था। 5 पे निकालनी होती तो x की जगह 5 रखना था। अब वैल्यू इस पे निकालनी है, तो इसके अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ ये पूरी वैल्यू हम रख देंगे इस वाले में। ध्यान से समझना, 7 के ब्रैकेट में जो x है, x की जगह ये पूरी वैल्यू रखेंगे। 3x + 4 / 5x + 7 और प्लस का 4, ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में भी 5 के ब्रैकेट में 3x + 4 / 5x + 7 - 3 रखेंगे। ठीक है, ये करना रफ में ही था आपने। अब इसको यहाँ ले जाओ एलसीएम में, इसको यहाँ ले जाओ और दोनों का एलसीएम सेम है, कट जाएगा। 7 को अंदर ले जाओ, न्यूमरेटर में 7 दिया 21, 21x + 28, इसको यहाँ ले जाओगे तो 20x + 28 डिवाइडेड बाय 5 को अंदर ले जाओ 15x + 20 घटा 15x घटा 21, एलसीएम से एलसीएम कट गया। और भाई मैंने कुछ तो गलती की है कि नहीं की है? नहीं की है, देखते हैं। ये हो गया 20 और 21 41x, कुछ तो हमने गलती की है भाई। ये जो है ना 5x + 7 नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ ना, कैंसिल होगा। 5x - 7 है भाई। ये डिनोमिनेटर में यहाँ माइनस था, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस का तो 28 आएगा और ये माइनस का तो 15 आएगा, लेकिन प्लस का 21 आएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये, और नीचे 41 से 41 कट के केवल x आ जाएगा। तो GOFX की वैल्यू x आएगी। आपका प्लस पॉइंट ये कि इन्वर्स नहीं पूछा, बाकी तीनों सेट में इन्वर्स पूछा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि GOF की जो वैल्यू है वो x आ रही है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन, तो f का इन्वर्स g ही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। इतनी सी जगह में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। शो दैट टेंजेंट इनवर्स 3x - x³ / 1 - 3x² = दिस मच। कंडीशन भूल जाओ। इस राइट साइड को देखो, लेफ्ट को भाई, लेफ्ट को, टेंजेंट इनवर्स 3x - x³ / 1 - 3x²। आप ना x की जगह रख दो टेंजेंट थीटा, तो ये बन गया 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा / 1 - 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला टेंजेंट 3 थीटा का है, तो ये बन गया टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 थीटा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट कैंसिल 3 थीटा, और यहाँ से जब आप थीटा की वैल्यू निकालते हो तो वो टेंजेंट इनवर्स x आती है, तो ये बन जाएगा 3 टेंजेंट इनवर्स x। ये हम लेकर चले थे लेफ्ट हैंड साइड और ये आ गई राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सिंपल। A1 - 4 3 कॉलम मैट्रिक्स, B-1 2 1 रो मैट्रिक्स, फाइंड AB एंड BA। ये मैंने यहाँ लिख दिया है। पहले AB ले लेते हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये है 3/1 और ये 1/3, तो AB करोगे तो 3/3 आने वाला है। 1 - 4 और 3 -1 2 और 1। ध्यान देना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 की -1 से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 और 1 की 4, इसकी इससे करोगे -8, इसकी इससे करोगे -4, 3 की -1 से, 3 की 2 से और 3 की 1 से। एक आंसर तो ये आ गया। BA करो 1/1 बनेगा -2 1
और 1 -4 और 3, देखो ऐसे, तो -1 2 चौके 8 -8 +3, 8 और 1 9, 9 में से 3 गए 6 -6, सिंगल 1 बाय 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड ये लिख दिया मैंने, एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं, प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। आपके पास एक रिजल्ट होता है कि अगर कोई एक सिंगल रो 2 एलिमेंट्स की एडिशन में है तो ये पूरा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 2 डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले में तो ए बी और सी और एक्स वाई जेड तो वही रहने हैं, दूसरे में भी ए बी सी, लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ मैं, ध्यान कर लेना, और एक्स वाई जेड वही रहने हैं। ये जो a जमा 2x है, a इधर आ जाएगा 2x यहाँ, b इधर आ जाएगा 2y यहाँ, c इधर आ जाएगा 2z यहाँ। इस वाले डिटर्मिनेंट में ये 2 रो आइडेंटिकल हैं, और किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो आइडेंटिकल हो तो 0 हो जाता है। इसमें भी 2 कॉमन ले दोगे तो ये भी देखो एक्स वाई जेड, और नहीं तो इनका रेशो भी बराबर है, तो दोनों डिटर्मिनेंट डायरेक्ट 0 हो जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा। इसका रीजन आप लिख देना, बिकॉज 2 रोज आर आइडेंटिकल। आगे चलते हैं 21वें पर। डिफ्रेंशिएट साइन एक्स इज टू पावर कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब वेरिएबल दोनों में है, बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, तो दोनों तरफ लॉग लेना है। लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, कॉस एक्स को आगे ले आओ, लॉग ऑफ साइन एक्स, दोनों तरफ कर दो भाई डिफ्रेंशिएट। लॉग वाई की हो जाएगी 1 बाय वाई वाई डैश, कॉस एक्स एज इट इज, लॉग साइन एक्स की 1 बाय साइन एक्स का कॉस एक्स, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स और कोस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इस वाई को तो उधर ले जाओ यहाँ, और ब्रैकेट में देखो मेरी बात सुनो, कोस कोस करोगे तो कोस स्क्वायर आएगा, नहीं तो ये कोटेंजेंट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कोस एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। और इस वाई की वैल्यू को अगले स्टेप में आपने लिख देना है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक है, ये मत समझ लेना, कुछ बच्चे की भी मैंने ये बटा में लगा दिया है। डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, और ये टर्म यहाँ एज इट इज उतर जाएगी, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22, पैरामीट्रिक फॉर्म है। मैंने रिवीजन वीडियो में भी समझाया था, प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं सभी क्वेश्चन लगभग। एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। स्टेटमेंट मैंने यहाँ राइट कर दी है, डिफ्रेंशिएट करो, डी एक्स बाई डी टी निकालो, ए कॉस टी की माइनस साइन टी, इसको यू इंटू वी से करोगे तो टी एज इट इज साइन का हो जाएगा कॉस टी, और साइन टी एज इट इज टी का 1। ठीक है, साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा ए टी कॉस टी। इसको ले लो डी वाई बाई डी टी, ए कॉमन, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, माइनस टी एज इट इज कोस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, कोस टी एज इट इज टी का 1। ब्रैकेट खोल लो एक बार, ए इंटू अंदर वाली ब्रैकेट खोलनी है, माइनस माइनस प्लस टी साइन टी माइनस प्लस माइनस कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, ए टी साइन टी, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, ये ऊपर और ये नीचे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कौन कह रहा था लास्ट के क्वेश्चन हो सकता है मुश्किलों। साइन बाय कॉस कितना आ जाएगा, टेंजेंट टी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। स्टेटमेंट देख लो एक बार, इंटीग्रेशन है साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, कहीं कोई दिमाग आपने खर्च नहीं करना। आपने 1 प्लस कॉस एक्स को जेड रखा, माइनस साइन एक्स डी जेड हो गया, माइनस को उधर ले जाओ, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी जेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ इस इंटीग्रेशन पर, तो साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस का डी जेड, इसको जेड रखा था, जेड का स्क्वायर, जेड की पावर -2, एक माइनस बाहर है, इंटीग्रेशन हो जाएगी -2 + 1 -2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 बाय जेड प्लस सी, जेड की वैल्यू को पुट कर दो, 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
अब सॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 24, डेफिनेट इंटेग्रल 0 to π/2 sin x माइनस cos x बाय 1 + sin x cos x dx। इस पे अपनी सिंपल सी एक आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी? 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx। तो इसको क्या करो, इसको तो एज इट इज रहने दो, यहाँ पर x की जगह लगा दो a माइनस एक्स, यहाँ भी a का मतलब है π/2 माइनस एक्स, ऐसे ही डिनोमिनेटर में लगा दो साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स और कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स dx। यहाँ आइडेंटिटी मेंशन कर दो। ज़रा देखो इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय 1 + कॉस एक्स साइन एक्स dx, इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन हो चुका है। इन दोनों को उठा के ऐड कर देते हैं, 1 को और 2 को, दिख रहा है ना फ्रेम में दोनों। 1 + 2 कर दो तो लेफ्ट में तो हो गया 2i, राइट में ध्यान देना लिमिट 0 to π/2, नीचे 1 जमा cos x sin x 1 जमा cos x sin x, दोनों का एलसीएम सेम है। जरा दोनों के न्यूमरेटर पे ध्यान दो, इसका न्यूमरेटर है cos x माइनस साइन एक्स, इसका है sin x माइनस cos x। जब जोड़ोगे साइन से साइन कट जाएगा, cos से cos, ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे ये आ जाएगा, और 0 to π/2 में केवल 0 रह जाएगा और 0 की इंटीग्रेशन 0 हो जाएगी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 डिफरेंशियल इक्वेशन है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx + 2y = x। लीनियर इक्वेशन है, आप देख लो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, होमोजीनियस ये है नहीं, तो बच क्या गया? लीनियर बच गई। इसका जब हम कंपैरिजन करेंगे dy/dx + py = q से, तो py का कोफिशिएंट यानी 2, राइट साइड वाला q होता है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था। हर कोड को सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप ये बात ध्यान रखना। हाँ, 6 मार्क्स वालों की कैलकुलेशन इन्होंने इस बार काफ़ी मुश्किल दी है, यहाँ मैं एग्री करती हूँ। तो ये हो गया e⁻²x। और लेक्चर से थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा हो तो एक शेयर का बटन होता है, एक सब्सक्राइब का होता है, उनको दबा दोगे तो कोई पैसा नहीं लगना, फ्री में सब एजुकेशन आप यहाँ से ले रहे हो। तो ये हो गया भाई e⁻²x। सॉल्यूशन कैसे मिलता है? इसका सॉल्यूशन मिलता है y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर की इंटीग्रेशन प्लस में c। तो ये हो गया y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e⁻²x, q x इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻²x dx जमा c। इसकी इंटीग्रेशन अभी अभी की है हमने, ये देखो इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 में x e⁻²x। तो इसको मैं पीछे राइट कर रही हूँ, x e⁻²x/2 माइनस e⁻²x/4। तो ये मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दी है। नाउ यू आर डन। आप ज़्यादा करो तो e⁻²x 2x से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा y, ये यहाँ से ख़त्म हो गया, यहाँ बच गया x/2, ये भी ख़त्म हो गया 1/4, और ये है ना इसके नीचे चला जाएगा e⁻²x, यहाँ e⁻²x, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। और अब हम देखेंगे 2 मार्क्स में अपना लास्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज गिवन बाय दिस। k निकालना है एंड x इज लेस देन इक्वल टू 2 निकालना है। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ध्यान दो, जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है वो 0.1 है, kx है, k × 5 - x है और 0 है। कब? जब x 0 है, 1 या 2 है। ये बहुत रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन, एक और सेट में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो k की वैल्यू तब निकलेगी जब सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम हम 1 कर देंगे। अब मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि शायद सेट बी में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन। सारी की सारी का मतलब 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1। 1 पे करने के लिए यहाँ 1 रख दो तो 1x, 2 के लिए यहाँ 2 रख दो, 3 के लिए यहाँ 3 रखो तो 5 में से 3 गए 2, x नहीं भैया k, x की जगह तो 1 रखोगे ना तो k, 2 रखोगे तो 2k, 3 रखोगे तो 5 में से 3 गए 2, फिर से 2k, 4 रखोगे तो 5 में से 4 गए 1, फिर से k, और प्लस 0 = 1 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 6k, और ये 0.1 को राइट में ले जाओ तो 6k = 0.9,
तो के आ जाएगा 0.9/6 यानी 9/60, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 0। ये तो आ गई के की वैल्यू 3/20। अगला पार्ट है लेस देन इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। तो x इज लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है 3 ही प्रोबेबिलिटी हैं, 0 की, 1 की और भाई 2 की। तो 0 की प्रोबेबिलिटी तो आपको दिख ही रही है, 0.1 है, 1 की प्रोबेबिलिटी k है और 2 की प्रोबेबिलिटी 2k है। ठीक है, आगे बढ़ूँ तो ये तो हो गया 0.1, k की वैल्यू हो गई 3/20 और 2k की करोगे तो 6/20। 0.1 ये हो गया 9/20, 0.1 को भी ना 1/10 कर लो, 20 एलसीएम आया, 10 दूनी 20, 2 + 9 11/20 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा सेक्शन नंबर सी, 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है। प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू π/4 - 1/2 cos इनवर्स x वेयर x लाइज बिटवीन -1/√2 लेस देन -1/√2 एंड 1। ये स्टेटमेंट मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, ये राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी है, और -1/√2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 है। देखो इन क्वेश्चन का क्या तरीका है, आप जो राइट हैंड साइड में है ना उसको पकड़ो अलग से रफ में, 1/2 cos इनवर्स x, इसको ना थीटा करो, 2 को उधर ले जाओ तो ये आ गया cos इनवर्स x बराबर है 2 थीटा। अब इस इनवर्स को उधर ले जाओ तो x हो जाएगा cos 2 थीटा। ये सब रफ काम चल रहा है, यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन में x की जगह cos 2 थीटा रखूँगी तो मेरा काम बन जाएगा, मैं राइट साइड तक अपने आप पहुँच जाऊँगी। तो ये देखो ज़रा जल्दी से, यहाँ मैं रख रही हूँ cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा का अंडर रूट, 1 - cos 2 थीटा का अंडर रूट, 1 + cos 2 थीटा का अंडर रूट और 1 - cos 2। 11th क्लास में आइडेंटिटी आ जाती है, याद नहीं है तो अपनी बुक उठा लेना और देख लेना। 1 + cos 2 थीटा होता था 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 - cos 2 थीटा होता था 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ आपको आइडेंटिटी लिख के आनी थी एग्जाम में, 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अब मेरी बात सुन लो, मैं लूँगी शॉर्टकट, जब मैं इसका अंडर रूट करूँगी तो इसका भी होगा और इसका भी, तो ये तो रह जाएगा √2 cos थीटा, ये रह जाएगा √2 sin थीटा, √2 cos थीटा, √2 sin थीटा, √2 ऊपर नीचे चारों टर्म्स में है, कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा केवल cos थीटा - sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। अगले स्टेप में आप क्या करोगे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे cos थीटा से। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको cos से करोगे 1 आएगा, इससे को cos से करोगे टेंजेंट आएगा 1 + टेंजेंट थीटा, 1 - टेंजेंट थीटा, 1 + टेंजेंट थीटा की आइडेंटिटी होती है टेंजेंट π/4 - थीटा। तो ये हो जाएगा टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कट गया, π/4 - थीटा आ गया, यहाँ से उल्टे चले जाना, थीटा की वैल्यू ये आ गई π/4 - 1/2 cos इनवर्स x, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। अरे x को cos 2 थीटा लिया था, यहीं से तो लिया था, तो cos उधर चला गया, 2 थीटा हो गया, थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स आ गई, जो कि मैंने यहाँ रख दी, एंड वी आर डन। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर f(x) = sin x + cos x, 0 to π/2 के बीच में है, तो वैल्यू 0 to π/2। चौथा पेपर मैं करा रही हूँ, पिछले पेपर्स आपको वैसे देखने चाहिए थे। रोल्स थ्योरम करवा रखी है मैंने, पहली चीज़ आपको दिखानी होती है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं, तो ये 100% कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, दूसरी बात, जब मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करूंगी तो साइन की बन जाएगी cos x और cos की बन जाएगी -sin x, जो कि इसके ओपन इंटरवल में डिफाइंड है, इज डिफाइंड ऑन 0 to π/2 ओपन। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2। तीसरी चीज़ हम देखते हैं इस फंक्शन की एंड पॉइंट्स पे वैल्यू, तो इस फंक्शन की 0 पे वैल्यू चेक करो तो sin 0 + cos 0, 0 + 1, और इसकी π/2 पे वैल्यू sin 90 + cos 90 भी 1 आएगी, यानी 0 पे और π/2 पे भी हमारी वैल्यू बराबर हो गई। तीनों कंडीशन पूरी हो गई, तीनों कंडीशन पूरी हो गई। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि एक पॉइंट C ऐसा लाई करेगा कि जो f'
सी है हमारा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एफ डैश सी क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस साइन सी 0, उधर ले जाओ, कोस सी इज इक्वल टू साइन सी, 1 इज इक्वल टू साइन सी बाय कोस सी टेंजेंट सी। टेंजेंट सी 1 कितने पे होता है, 45 पर, 45 0 और 90 के बीच में लाई करता है, यानी कि हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, एंड पॉइंट्स पे वैल्यू इक्वल हो गई, तो हमें 45 डिग्री वैल्यू मिल गई दोनों के बीच में, जिस पर हमारा डेरिवेटिव 0 आ रहा था। तो हम कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम यहाँ पर वेरीफाइड है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन x माइनस साइन 2x इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। तो ये फंक्शन लिख लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, 1 साइन की हो जाएगी cos 2x, 2x की 2, 1 माइनस cos 2, 1 माइनस 2 cos 2x, इसको 0 रख दो तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 cos 2x, cos 2x आ जाएगा 1/2, और cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 पे, π/3। तो ये आ गया cos 2x इज इक्वल टू cos π/3। अब हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है x की। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हमारे पास 11th क्लास में एक रिजल्ट आता है कि अगर cos x cos y के इक्वल है या cos अल्फ़ा cos बीटा के इक्वल है, तो अल्फ़ा होता है 2n पाई प्लस माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ देखो 2x हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3, जिसमें n एक इंटीजर है। अब x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में जितनी आएंगी वो सब लेनी है हमने। तो पहले मैंने यहाँ n की जगह 0 रख दिया, तो 0 रख दिया, नेगेटिव तो लेनी नहीं है, तो नेगेटिव को तो भूल जाओ, भाई 0 रखूँगी तो माइनस वाली नहीं लेनी, 0 रखेंगे तो प्लस की π/3 ली, तो 2 को इधर ले आओ तो x की वैल्यू आ गई π/6। 0 से 2 पाई के 0 से 2 पाई है हमारा, ध्यान रखना, तो 0 से 360 के बीच में हो गई ये वैल्यू। अब मैंने लेना है n की जगह 1 इसके अंदर, ध्यान देना, तो 2x, n की जगह मैं 1 लूँगी तो ये बनेगा 2 पाई प्लस π/3 या 2 पाई माइनस π/3। तो इसको तो मैं कैंसिल कर दूँ क्योंकि 2 पाई से ज़्यादा नहीं लेनी, 3 दूनी 6 और 6 में से एक गया 5, तो ये आ जाएगा 5 π/3। ध्यान देना 2x, तो x की आ जाएगी 5 π/6 वैल्यू। समझ में आ रही है बात, दो वैल्यूज ये आ जाती हैं और नहीं आएंगी। कैसे नहीं आएंगी, अब मेरी बात सुन लो, ये cos 2x है, ठीक है ना, और 0 से 360 के बीच में cos पहले और चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पहले क्वाड्रेंट में तो एंगल आ गया तुम्हारे पास π/6, और दूसरे में ये लगा लो ये आ गया 150। हमें निकालनी है किसकी, 2x, 2x 300, तो ये दोनों क्वाड्रेंट में वैल्यू कवर हो गई, बाकी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, तो दो वैल्यू ये आएंगी हमारे पास जिन पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब ध्यान देना, इंटरवल है 0 to 2 पाई और बीच में दो क्रिटिकल वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, एक आ गई π/6 और एक आ गई 5 π/6। इन चारों पे इस फंक्शन को चेक कर लो, जो वैल्यू सबसे बड़ी है वो मैक्सिमम है, जो सबसे छोटी है वो मिनिमम है। तो ये आपका fx हो जाता है x माइनस साइन 2x, पहले इसकी वैल्यू 0 पे निकालो, लॉजिक समझ गए ना आप, 0 माइनस साइन 0 0, फिर इसकी वैल्यू निकालो भाई π/6 पे, तो ये बना बेटा π/6 माइनस साइन 2 π/6 का मतलब π/3, π/साइन 60, साइन 60 होता है √3। अच्छा, फिर इसकी वैल्यू निकालो 5 π/6 पे, तो ये हो जाएगा 5 π/6 माइनस 2 इंटू 5 π/6 करोगे तो ये हो जाएगा 5 π/3। इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा 5 π/6 माइनस साइन, ध्यान देना 2 पाई माइनस π/3, 3 दूनी 6 में से एक गया 5, नेगेटिव है, साइन 2 पाई माइनस थीटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बनेगा 5 π/6 प्लस साइन 60, साइन 60 कितना है √3, 5 π/6 प्लस √3, इनको हाईलाइट करते चलना, दूसरी वैल्यू ये है, तीसरी ये है, और चौथी वैल्यू आएगी 2 पाई पे, तो 2 पाई माइनस साइन 4 पाई, साइन की पाई पे 0 होती है तो 2 पाई आ जाएगी ये वैल्यू। अब इन चारों में मिनिमम तो 100% यही है, ठीक है, मिनिमम तो यही है और मैक्सिमम वैल्यू यही है, क्योंकि ये 360 है,
ये 18 पंजे 90, 300 में √3 जुड़ेगा ना, तो 2 पाई तो बनेगा नहीं है। और ये 30 डिग्री में से √3 कम होएगा तो भी, मतलब 22/7 कर लेना भाई। अरे भाई अगर आपको कोई डाउट हो तो रफ में, हमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। ये कितना है 22/7, 22/42 भाई। 22/42 माइनस √3 का मतलब 1.732। ये 0.5 घटा 1.732 नेगेटिव होगी ये वैल्यू, और इसको जोड़ोगे तो ये हो गया 22 पंजे 110/6 जमा 1.732, 6 दूनी 6 एकम 6, 5 6 18 पॉइंट समथिंग, ये 19 पॉइंट समथिंग आएगा। और इसको करोगे, हाँ ये बात देखनी पड़ेगी भाई। चलो एक बार इनको जल्दी से मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलती करवा दूँ आपको। तो ये है π/6 माइनस √3, तो ये हो गया 22, 6 7 42 घटा 1.732 है 11/21, 11/21 घटा 1.73, ये 0.5 के आसपास कुछ बनेगा, तो ये वैल्यू <0 आएगी, तो ये नेगेटिव है, मिनिमम आएगी मुझे लग रहा है। अब ये देखो 5 π/6 जमा √3, देखो 22 पंजे 110, ठीक है, और बटे में 6 7 42, यहाँ मैं गलत कर रही थी, और जमा 1.732। तो भाई 110 को 42 से करोगे ना, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 1.7, तो 3 और 1 3 पॉइंट समथिंग लगा लो, ये वैल्यू आपकी आएगी। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ। और 2 पाई का मतलब हो गया बेटा, ये हो गया 22/7, ठीक है, तो 22 दूनी 44/7, तो 7 6 42, और 6 में से 4 गए 2, और 7 दूनी 14 लगभग, तो ये मैक्सिमम है। और मिनिमम ये है, क्योंकि ये नेगेटिव आएगी। 1 मिनट भाई, तो मिनिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू तो ये है, और मैक्सिमम यही रहेगी 2 पाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन आपका, ये देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया, अगर आपको ये ना दिखाई दिया हो तो ये मैंने फ्रेम में कर दिया है, एक बार आप इसको दोबारा से नोट कर लेना। और ये आपकी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू रहेगी, और ये आपकी मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 30, प्रोबेबिलिटी ए बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। पहला बैग है, उसमें 2 रेड हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। एंड अनदर बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। ध्यान दो, 2 बैग चूज किए गए हैं, तो पहला बैग चूज किया गया E1, दूसरा बैग चूज किया गया E2, 1/2 आ गई प्रोबेबिलिटी। एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, द बॉल इज फाउंड टू बी रेड। फाउंड रेड का मतलब ए ले लिया कि रेड बॉल इज फाउंड, कंडीशनल वो चल रही है, ये रेड बॉल इज फाउंड, बेज चल रही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। उल्टा चलेंगे, पहले तो हमने क्या किया, पहला बैग लिया और उसमें से रेड बॉल निकाली, तो वो हो जाएगी 2/8, ठीक है भाई, 2/8 ही रखो। या फिर हमने दूसरा बैग चूज किया और उसमें से रेड बॉल निकाली, तो 4/8, और ए हो गई हमारी रेड बॉल, E1 E2 की ये हो गई। बेस थ्योरम हमने यूज करनी है, क्या कहता है कि रेड बॉल फाउंड हो चुकी है, यानी ए इवेंट हो चुका है, E1 में से आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। बेस थ्योरम बहुत डीपली, बड़े अच्छे तरीके से मैंने अपने चैनल पर समझा रखी है। अब तो खैर एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, तो आप अपने जूनियर्स को लिंक शेयर कर सकते हो, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे वो लेक्चर्स। तो भाई वैल्यू पुट कर दो भाई यहाँ, 1/2, 2/8, 1/2, 2/8, 1/2, 4/8, ऊपर आ गया 2/16, 2/16, 4/16, 16 कट जाएगा, 2/6, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 31, जो कि सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दीज। दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी, ये देखो भाई, ये A है 1 2 3, ये B है -1 0 0, ये C है 0 1 2। टैली कर लेना, इसका एरिया निकालना है। किसी भी ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, तो 2 एडजेसेंट साइड्स को अगर एज ए वेक्टर ले लें, वेक्टर AB, मैं डिटेल में नहीं करा रही हूँ,
सबसे पहले आप लोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आई प्लस 2 जे प्लस 3 के, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस आई, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी जे प्लस 2 के, ठीक है ना। अब हमने बनाना है ए बी, तो बी में से ए घटा लो -1 -1 -2 आई, 0 में से 2 घटा लो -2 जे, 0 में से 3 घटा लो -3 के, ए बी हो गया। अब बना दो भाई वेक्टर ए सी, 0 में से 1 गया माइनस आई, 1 में से 2 गया माइनस जे, 2 में से 3 गया माइनस के। ये दो वेक्टर्स एक ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी ले दो क्रॉस प्रोडक्ट आई जे और के। तो भाई -2 -2 -3 -1 -1 सोल्व करने से पहले मैं माइनस इसमें से ले रही हूँ और माइनस इसमें से ले रही हूँ, मेरा दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया? कहीं बाद में कह दो कि आपने ये साइन कहाँ गायब कर दिए। अब आई इंटू 2 घटा 3 -1 माइनस जे, ये रो ये कॉलम, फिर से 2 -3 -1 और के 2 -2 0, ये बन गया -i -j। इसका ले लो मैग्नीट्यूड, -1 का स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर का अंडर रूट, 1 जमा 1 का अंडर रूट 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। मेरी बात ध्यान से सुनना, सेट सी में मैंने ना हाफ करने की बजाय डबल कर दिया था बाय मिस्टेक, तो आप उसको हाफ कर लीजिएगा। तो ये वैल्यू जो थी मेरी वो कितनी थी? √2, तो 1/2 √2, तो √2/2 स्क्वायर यूनिट्स ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। और आज का लेक्चर यहीं कंक्लूड करूंगी मैं। सेक्शन डी पेंडिंग है जिसे अगले लेक्चर में कवर करेंगे, और इतना बड़ा लेक्चर देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक करना आपका बनता है। थैंक यू।